नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के कुछ दलों के साथ बैठक की और कहा कि अगर आर्टिकल 35A हटी तो ऐसा विद्रोह होगा जिसे थामना मुमकिन नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं कि अगर 35A से छेड़छाड़ हुई तो राज्य में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। दरअसल राज्य में स्थायी नागरिकता को परिभाषित करने वाले आर्टिकल 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुनवाई कर रही है। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चुनौती मिली है क्योंकि इसे लागू करने के लिए 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का सहारा लिया गया था और याचिका के मुताबिक इसके आधार पर नॉन रेजिडेंट्स से, यानी वहां के जो निवासी नहीं है, उनसे भेदभाव किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार जहां इसे लागू रखने के पक्ष में है तो दूसरी ओर केंद्र के सुझाव पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक बेंच बनाई है जो 6 हफ्ते में फैसला करेगी। सवाल है कि आर्टिकल 35A यानी 35A पर बहस से कश्मीर की पार्टियों को डर क्यों लग रहा है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि कश्मीर में आर्टिकल 35A की प्रासंगिकता पर बहस हो? आखिर ऐसे कानूनों की जरूरत क्या है जिससे अलगाववाद बढ़े? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ तमाम पार्टियों के मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले कि हम अपने पैनल के पास जाएं, ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर 35A का जिक्र कर विवाद पैदा कर दिया है। ये सारी रियासत को इफेक्ट करने वाला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग इसको समझ सकें कि हम 35 को एब्रोगेट करने के लिए क्यों खिलाफ हैं, इसको हटाने के लिए क्यों खिलाफ हैं, क्योंकि यह हमारी बुनियादी चीज को हटाना चाहता है। फारूक ने कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता को खत्म करना चाहते हैं। अब्दुल्ला ने आगे कहा, महबूबा ने कहा है कि अगर अनुच्छेद 35A से छेड़छाड़ हुई तो वो कुर्सी छोड़ देंगी। उम्मीद है कि वो अपनी बात पर टिकेंगी। अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा, याद करो, लोग रातों रात विरोध में खड़े हो गए थे। अब की बार विरोध और बड़े पैमाने पर होता है। When it will come to that decision, you will see this mass rising. Don't forget, when that Amarnath Yatra thing happened, overnight people rose. 35A. So 35A will be far greater revolt that I wonder whether they'll be able to hold that possible. दरअसल अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ताकत दी गई है कि वो अपने आधार पर स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करे, साथ ही उन्हें चिन्हित कर विभिन्न विशेषाधिकार भी दे सके। धारा 370 जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है। 1954 में एक आदेश के बाद अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ा गया था। पिछले दिनों कुछ खबरें थी कि मोदी सरकार इसमें कुछ फेरबदल कर सकती है। इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि अगर 35A में कुछ फेरबदल हुआ तो कश्मीर में झंडा थामने वाला नहीं मिलेगा, जिस बयान पर बीजेपी समेत कई दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। As far as Article 370, 35A are concerned, I think we have stated our position umpteen number of times. There is no occasion to create a fresh controversy on the issue. This is our opinion. जम्मू कश्मीर जो है, ये इन चीजों के लिए यहाँ के लोग जो हैं बड़े सेंसिटिव हैं। जिस तरह अमरनाथ रो हो गया, उस वक्त एक सेंसिटिव पोजीशन हो गई, उस वक्त कितने हालात खराब हो गए। इस वक्त भी जो इमोशनल अटैचमेंट यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट लॉ के साथ यहाँ के कॉमन मैन की है, इफ इट इज हिट, डेफिनेटली यहाँ हालात बहुत खराब हो जाएंगे। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, आर्टिकल 35A पर बहस से दिक्कत क्या है? दूसरा सवाल, कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत क्या है? तीसरा सवाल, एक देश में 2 कानून क्यों? और आज का चौथा सवाल, अलगाववादियों की मदद करने वाला कानून क्यों? चलिए, इस डिबेट के दौरान हम अपने इन सभी सवालों को उठाएंगे। कौन कौन है इस पैनल में, पहले मैं आपको वो बता दूं। मेरे साथ राजीव जेटली हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता, राहुल जलाली साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ इस डिबेट में
मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं यहां पर महमूद पराचा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ इसमें सुशील पंडित ज्वाइन करेंगे, इनामुन नबी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। लेकिन आप सभी लोगों का स्वागत है और सबसे पहले महमूद पराचा, मैं आपसे इस डिबेट को शुरू करता हूं। महमूद पराचा, 35A आर्टिकल जिसको लेकर इस देश में एक लंबी बहस छिड़ गई है कि एक 35A पर बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर के चाहे वो सत्ताधारी लीडर हो और चाहे सत्ता से बाहर लीडर हो, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि अगर 35A को छेड़ा तो कश्मीर की शांति खत्म हो जाएगी और उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कश्मीर में बवाल शुरू हो जाएगा। महमूद पराचा, क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी कानून को लेकर क्या बहस भी नहीं होनी चाहिए? एक वकील होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट के कानून के जानकार होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, बहस जरूर होनी चाहिए, हर चीज पे बहस होनी चाहिए और इसमें कोई भी तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको सबसे पहली बात एक ये समझनी पड़ेगी कि चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हों या महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, वो इस बहस में अपना पक्ष बता रहे हैं भारत की तरफ से। वो मेरे और आपसे ज्यादा कश्मीर के लिए भारतीय हैं। सबसे पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी, वो अपना कंसर्न बढ़ा रहे हैं भारत के लिए। दूसरी बात यह है कि भारत का संविधान क्या चीज है, इसको भी समझने की बहुत जरूरत है। भारत का संविधान वो एग्रीमेंट है जो कि भारत में जो सभी लोग 1947 के टाइम इकट्ठे होकर बैठे और उन्होंने तय किया कि हमारा देश इन तरीकों से चलेगा। एक एग्रीमेंट सब में रीच हुआ। आज उसको 70 साल बाद अगर वो एग्रीमेंट को तोड़ा जाएगा तो ये मैं समझता हूं कि ये हम आपस में ही कुछ लोगों के साथ जो हमारे साथ जुड़े थे, भारत में एक साथ मिले थे, वो भी उनके साथ एक प्रकार का धोखा है। और यही चीज फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इस प्रकार का यदि धोखा किया जाएगा तो ये उचित नहीं होगा और इससे हालात बिगड़ सकते हैं। ठीक है, इनामुन नबी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रोविजन ना सिर्फ कश्मीर के लिए है बल्कि देश के बहुत सारे दूसरे हिस्सों के लिए भी है, जैसे सारा नॉर्थ ईस्ट, ट्राइबल एरियाज जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस प्रकार के स्पेशल लॉज उसके लिए भी मौजूद है। ठीक है सर, अब आपसे एक और सवाल लेना चाहता हूं। अजीब बात नहीं है सर, आपसे एक और सवाल लेना चाहता हूं। सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था तो उस वक्त उस जरूरत के हिसाब से बनाया गया था कि देश को आगे कैसे चलाना है। लेकिन आज जरूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में आप भी जानते हैं कि हमने कितने अमेंडमेंट कर लिए हैं। तो क्या उस वक्त जब धारा 370 लाई गई या 35A बनाया गया, उस वक्त की जरूरत और आज की जरूरत में आपको कोई बदलाव नहीं दिखता? और क्या आपको लगता नहीं कि समय के हिसाब से चीजें आगे बढ़नी चाहिए बजाय एक जगह ठहरने के? देखिए, चीजें आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बुनियादी बात यह कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको जब तक वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि 35A में बदलाव लाना चाहिए, तब तक ये इस बारे में सोचना भी गलत है। ठीक है, तब तक इस बारे में सोचना भी गलत है क्योंकि ये उन लोगों के साथ धोखा होगा। चलिए, जम्मू कश्मीर के लोग तैयार हो तो आप कह रहे हैं तैयार हो जाना चाहिए। उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो 1947 में आए थे। जम्मू में 5000 से ज्यादा परिवार आकर बसे थे और वो आज भी वहां पर शरणार्थी का जीवन बसा रहे हैं क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिला। रेट्रोस्पेक्टिव एक धारा लगा दी गई, एक आर्टिकल बना दिया गया और 1947 से लागू कर दिया गया और 46 से, और उनको उसका अधिकार नहीं मिला। ठीक है, मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। राजीव जेटली, आखिर क्या आप लोगों को 35A में दिक्कत है? बार बार जिनसे ही बात करो हर कोई ये आरोप लगाता है कि बीजेपी और RSS की साजिश है 370 को हटाने के लिए। पहले 35A पे वो वार कर रहे हैं, फिर 370 पे बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 35A का जो फॉर्मेशन है वो हुआ कैसे। एक देश के प्रधानमंत्री, एक देश के प्रेसिडेंट, और जब प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, और ये पूछते हैं कि मुझे कानून के लिए जो आग्रह किया गया इसे कैसे परस्यू करना है, तो इस पर प्रधानमंत्री का जवाब जो प्रेसिडेंट को जाता है वो जाता है कि हम इसको ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। कोई भी हमारे पास तथ्य नहीं है कि किस तरीके से कानून बनाया गया था, कैसे इसको इंसर्ट किया गया था। वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में अभी नहीं जाना चाहते। बात केवल इतनी हो रही है कि जो भी कानून है, जो भी प्रोविजंस रखे गए हैं, जो किसी भी स्टेट को पावर करते हैं, एनेबल करते हैं कि वो कानून बनाए और कानून हटाए, अगर उस कानून के ऊपर चर्चाएं होना चाहिए, चर्चा करने के लिए कोई रिट डालता है, कोई बिल डालता है और वो उस कोर्ट उस पर मीडिएशन करता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इसके ऊपर क्या फर्दर चर्चा होनी चाहिए, जिसपे हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था। हमने कहा कि इसके ऊपर एक लीगल डिबेट होनी चाहिए, 3 जजेस की बेंच बननी चाहिए। स्टैंड क्लियर होना चाहिए, आपकी पार्टी का स्टैंड ये क्लियर था, लेकिन आपकी जो अलाई है उनका भी स्टैंड आपसे ज्यादा क्लियर है। महबूबा मुफ्ती ऑन कैमरा बोल चुकी हैं कि अगर 35A के बारे में कुछ किया गया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसका क्या मतलब निकाले हम? देखिए, तिरंगा उठाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता वहां पर खड़ी है
तिरंगा उन्हीं के हाथ में है, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है, किसी लीडर के हाथ में नहीं है, किसी कानून के हाथ में नहीं है। कानून जो किसी को एनेबल करता हो और पावर देता हो, वो भी देश से कहीं अलग करता हो। हमें केवल इतना बोलना चाहते हैं कि जो भी कानून, मेरा सवाल आप ये है कि सरकार आप दोनों मिलकर चला रहे हैं, लेकिन दोनों के राग इस मुद्दे पर अलग अलग क्यों है? या तो फिर आप दोनों में इस मुद्दे पर सहमति नहीं है? एक डिबेट, मैं बार बार इस बात के ऊपर फोकस कर रहा हूं कि एक डिबेट होना बहुत जरूरी है। कानूनी रूप से उस डिबेट का होना ये कम से कम ये निर्धारित करेगा कि कौन सा कानून। और उनकी पार्टी को क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए, महबूबा मुफ्ती जी भी इस बात को समझें, क्योंकि हम जब बात डिबेट की कर रहे हैं तो हम किसी चीज को बहुत क्लियरली, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक सेंसिटिव मैटर है और सेंसिटिव मैटर को ही, सेंसिटिविटी को समझते हुए इसके ऊपर 3 जजेस की बेंच की डिबेट होनी चाहिए जो 6 हफ्ते के अंदर अपना जवाब देने वाली है। मैं कांग्रेस पार्टी से उसकी राय लेता हूं। आलोक शर्मा, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर पार्टी की? देखिए, मैं समझता हूं कि 35A और 370 के ऊपर जिस भी तरह की चर्चा हो, लेकिन हालात जिस तरह के हैं, आज जिस तरह का सुर शुरू हुआ है, ये बिल्कुल भी उचित समय नहीं है। पहली चीज, एक वी द सिटीजन्स करके एक NGO है जिसने एक रिट लगाई सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2014 में, और 2 साल लगे केंद्र की सरकार को ये रिप्लाई देने में। 16 जुलाई को के वेणुगोपाल साहब ने ये कहा, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट, इट इज ए लीगल मैटर, लेट द कोर्ट डिसाइड। जो लोग कहते थे 2 निशान 2 विधान नहीं होने चाहिए, आज वो कह रहे हैं कि कोर्ट डिसाइड करे। मैं समझता हूं कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की आत्मा को बहुत शांति मिली होगी बीजेपी के स्टैंड पर, कि बीजेपी यार किस तरह से धारा 370 की बात मैनिफेस्टो में करती है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहती है कि धारा 370 को हम बचाएंगे। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है दोनों सरकारों का। 6 अक्टूबर और 26 जनवरी महबूबा मुफ्ती साहब के जो फादर थे, कांग्रेस की राय एक मिनट, कांग्रेस की सीधी सीधी राय है कि इसके ऊपर जब हालात ठीक हो उसके ऊपर चर्चा हो। बिल्कुल नहीं, अभी सुरजेवाला साहब ने क्लियर किया। बिल्कुल, धारा 370 संविधान का हिस्सा है। लोग बोलने से बच रहे हैं। एक मिनट सर, हमने कभी धारा 370 के नाम पर 70 वर्षों तक वोट नहीं मांगा। हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा। हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत पर वोट नहीं मांगा। हमने क्या किया है, हम पूरे देश को कहना चाहते हैं कि अगर धारा 370 और 35A पर जिस भी तरह से कानूनी रूप में आगे बढ़ा जा सके बढ़ा जाए, लेकिन जिन लोगों ने 70 साल तक कैसे बढ़ा जाए, मतलब एक मिनट राजू, आप सर बहुत घुमा फिरा के आप बात कर रहे हैं, सीधी बात करते हैं। आप चाहते हैं 35A रिव्यू हो या ना हो, आप चाहते हैं कि जो उस वक्त के हालात थे और आज के जो हालात है उसमें अंतर है, तो 35A को लेकर जो बात शुरू हुई है ये बिल्कुल कह देना कि डिबेट ही नहीं करनी चाहिए, इस पर आप छुएंगे तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, आप इसको सही मानते हैं? देखिए, बिल्कुल, ये तो देश का, संविधान का और तिरंगे का अपमान है। बीजेपी आज उन लोगों के चरणों में लोटपोट हो रही है जो लोग धमकियां दे रहे हैं, और बीजेपी उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आप मानते रिव्यू होनी चाहिए? मैं समझता हूं कानून अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो एक्शन हो रहा है उस पर काम होना चाहिए, लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्या है? बीजेपी आधिकारिक तौर पर कह रही है कि गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट, लेट द कोर्ट डिसाइड। मैं समझता हूं कि NGO की पिटीशन पे 2.5 साल लगते हैं सरकार को जवाब देने में। सरकार की क्या मंशा है? सरकार, बीजेपी के किसी ऑफिशियल प्रवक्ता ने कहा हो कि 35A हटना चाहिए? मुझे पूरे पिछले 2.5 साल में बता दीजिए। मोदी साहब ने धारा 370 का नाम पिछले 3.5 साल में एक बार भी लिया हो तो आप PCR को कहिए, दिखाएं वो। मैं केवल एक शॉर्ट में बोलना चाहता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस का छोड़ दीजिए, तो आप सरकार में आप अपना ही बता दीजिए ना, आपका स्टैंड क्या है बताइए। अभी आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जो अभी बात रख रहे हैं वो सच है या ये जो बात हमारे वो सच है? जो मैंने कहा वही उन्होंने कहा है, वो क्लियरली कह रहे हैं पूरी तरह से। जवाहरलाल नेहरू जी ने छुपकर काम किया था। अरे भाई, जो आप मौका आया था उस छुपे हुए को हटाने का, हटा देते उसको। हम 70 सालों से आपने कहा वोट की राजनीति नहीं करते। 16 जुलाई का एफिडेविट पढ़िए आप प्रॉपर्ली, गवर्नमेंट ने क्या एफिडेविट दिया है? प्रधानमंत्री 29 अगस्त की फिर डेट है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं धारा 370 सुन तो लीजिए, आपके तो पहले प्रधानमंत्री 70 सालों तक वोट मांगे, भागे ना। आपके पहले प्रधानमंत्री से हटाइए, फिर पहले प्रधानमंत्री, आपके पहले प्रधानमंत्री इसलिए हुई है कि पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने ही तोड़कर थे। वो तो प्रधानमंत्री इस देश को तोड़कर बने थे। आप क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद जिस तरीके से कानूनी प्रोविजंस दे रहे थे अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि मैं जो पंडित नेहरू ने किया था वही आप 16 जुलाई को कर रहे हैं। होता है आपकी भूख देखने को मिलती है इस देश में। धारा 370 लगाई गई थी 54 में, तो आज भी क्या उसकी जरूरत है? इस पर भी बात करने की चाहिए। लेकिन 1900 मेरे साथ नबी है, इनामुन नबी, 1952। ठीक है सर, मैं इनामुन नबी के पास जाना चाहता हूं। इनामुन नबी, क्या वाकई धारा 35A
इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि अगर उसके ऊपर किसी ने रिव्यू करने की बात कही या बहस करने की बात कही तो कश्मीर में इस तरह का हंगामा हो जाएगा? या आपको लगता है कि नहीं, धारा 35A रिव्यू हो सकती है, बातचीत हो सकती है? सर मैं आपको बताऊं कि पहले 35A का बैकग्राउंड क्या है। 35A महाराजा के टाइम यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ। महाराजा यहाँ पर तब ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन हुआ करती थी। महाराजा ने डिसाइड किया कि पर्शियन की जगह हम उर्दू को रिप्लेस करेंगे, लेकिन उर्दू नोइंग पर्सन तब कश्मीरी पंडित नहीं हुआ करते थे। नबी यहाँ पर तमाम जानकारी कह रहे हैं कि यह गलत बात है, धारा 35 से महाराजा के टाइम नहीं आई थी। वो सर मैं आपको प्रेसिडेंट उस समय पहुंच गए, कहां से पर्चे पकड़ लाते हैं? सर मेरे पास डॉक्यूमेंट है सर हिस्ट्री देख लीजिए, आप देख मैं वही कह रहा हूँ 1927 में मेरे पास डॉक्यूमेंट है सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट है 1927 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। अरे आप वैसा ही 27 में कहां से आ गया? आपके पास वो डॉक्यूमेंट ना हो कोई जो नेहरू साहब ने प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस किया था? हमारे पास नहीं है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट। एक मिनट मैं जरा करेक्ट कर लूं आपको जनाब। आप मेरी गुजारिश रहेगी आपसे, पहले आप सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, फिर आप बताइए। अगर मैं कोई बात गलत करूंगा आप मुझे फिर कहेंगे। एक मिनट नबी साहब सुन लीजिए। पहली बात तो है आप स्टेट सब्जेक्ट एक्ट की बात कर रहे हो। देखिए पर्चा साहब मैं भी जानता हूं क्या आप बात कर रहे हो। आप स्टेट सब्जेक्ट एक्ट की बात कर रहे हो जो 1927 में महाराजा ने लगाया था। स्टेट सब्जेक्ट एक्ट के प्रोटेक्शन के लिए 1927 में नबी साहब कश्मीरी पंडित पता है नहीं, आप पंडित को ले आए। चुप रहिए नबी साहब, आपको पता है नहीं कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में और बोले जा रहे हैं आप। सुनिए मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, आप चुप रहिए। अच्छा सुन लेते हैं राहुल गांधी साहब कहना क्या चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आता मौका दूंगा आपको, बोलिएगा। चुप रहिए। पहली बात तो ये है, ये 27 में महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट एक्ट लागू किया था। ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट एक्ट जो है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, वो अलाउ नहीं करता है नॉन स्टेट सब्जेक्ट को प्रॉपर्टी खरीदना। एक दूसरा, जहां एम्प्लॉयमेंट की बात है उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है बाहर वालों का। ये अंग्रेजों को रोकने के लिए महाराजा ने किया था। आर्टिकल 35A 1900 अरे ये आप हिस्ट्री को आप बनाइए नहीं, आप चुप रहिए नबी पंडित यहाँ ना घुसेड़िए, आपको जो पता नहीं है आप मत बोलिए। आराम से एक की बात पूरी हो जाए, साहब की बात पूरी हो जाए। पहले 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत 35A लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट एक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए। इसका 370 से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है। एक और ये पिटिशन जो आप 2014 की बात कर रहे हो, उस पिटिशन के 4 मेन मुद्दे हैं। 2 मुद्दे जो हैं उस पर आप सब गौर करिए। एक है कि अगर कोई कश्मीरी लड़की जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट एक्ट है, जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होल्डर है, किसी बाहर वाले से शादी करे तो वो अपनी राइट लूज कर जाती है। दूसरा जो सवाल है वो बहुत ही अहम सवाल है, वो मैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी की बात नहीं कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में महाराजा ने वाल्मीकियों को बसाया, ये 47 से पहले की बात है, पर वो वाल्मीकियों का काम वही रखा 47 के बाद स्टेट सब्जेक्ट एक्ट ने जो उन्हें पहले वो किया करते थे, वो थे नाइट सॉइल को साफ करने का हमारी। तो ये जो 35A है, ये उन वाल्मीकियों को जो पिछले 100 साल से अब रह रहे हैं जम्मू में, खासकर उन्हें अलाउ ही नहीं करता और कोई नौकरी करने की। उनके बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत है, उनके ओनरशिप की सारी दिक्कत है। ये दो मुद्दे। एक मिनट, फिर आप आ गए। और इससे पहले एक मोहतरमा है कश्मीर की, जिन्होंने ये कह क्या रहा है, जिन्होंने फाइल किया था स्टेट उनको निकालो, नबी को निकालो, ये जो नबी को निकालो, जो 100 साल से रह रहे हैं उनको निकालो। क्या बात कर रहा है, ये बात क्या कर रहा है? ये जो बर्मा से मुसलमान आए उनको निकालो। कंप्लीट कीजिए सर, कंप्लीट
कीजिए सर, कंप्लीट कीजिए, नहीं मिला बिल्कुल गलत। एक मिनट बीडी मिश्रा, आ रहा हूँ आपके पास। 100 साल से जो रह रहे हैं बीडी मिश्रा साहब आ रहा हूँ। इनामुन नबी भी नहीं बोल पाया, आप भी एक मिनट रुकिए, मैं जलाल साहब की बात कंप्लीट करवा दूं, फिर आ रहा हूँ। जो रिफ्यूजी आए उनका कोई लेना देना नहीं है इस ऑर्डर से। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि अगर यही दो मुद्दे मेन है, बहुत फिर 35A को एब्रोगेशन की भी बात की गई है, पर डिबेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, डिबेट से क्यों हम लोग हट रहे हैं? ठीक है, मैं इनामुन नबी का रिएक्शन ले। इनामुन नबी, आपने सुना यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर राहुल जलाली साहब? तो बजाय हिस्ट्री को ट्विस्ट के मुद्दे पर आते हैं कि जो लोग वहां सालों से रह रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, एक घर चाहते हैं, और सालों से उन्होंने उसी स्टेट के लिए खून पसीना बहाया है, तो उनको वो राइट क्यों नहीं मिलना चाहिए? जनाब, आपने खुद भी देखा, मुझे भी पता है कि आपको क्यों शौक चला है यहाँ पर आग लगाने का। 2008 में भी आपने देखा कि जब श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को थोड़ी सी भी ज़मीन दी गई, उस पर 80 लोग यहाँ पर मारे गए प्रोटेस्ट के दौरान, 700 लोग जख्मी हुए। आज आप 35A की बात कर रहे हो, आप अंदाजा लगा लो कहाँ जमीन का छोटा सा टुकड़ा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की देने पर 80 लोग मर गए, तो 35A की तो बात ही नहीं। और दूसरी बात, आज आपको कोई सेपरेट नहीं, तो आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते हैं। इनामुन नबी, आतंकवादियों के जनाजे में हजारों लोग सड़कों पर आते हैं, तो उसको भी करना। नहीं, हाँ, तो आप ही के फ्रीडम फाइटर हैं, उन्हीं की वकालत आप जैसे अभी कर रहे हैं, वैसे अभी भी आप उनकी वकालत कर रहे हैं, 35A की वकालत कर रहे हैं। नबी धमकी दे रहा है, कोई धमकी दे नहीं पाएगा, वो बात उनकी पूरी हो जाए, लोगों को भी दिखे कि इनामुन नबी जैसे भी लोग हैं जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ बातें करते हैं। आतंकवादियों को जो कह रहा है कि फ्रीडम फाइटर बैठाते हैं, कितना दिखेगा, सामने आना चाहिए ना लोगों का चेहरा। एक मिनट सर, एक मिनट, इनामुन नबी अपनी बात कंप्लीट करिए, 35A पर रहिए। फ्रीडम फाइटर कौन है और किसको फ्री कर रही भारतीय सेना, ये सब जानते हैं, आप बोलिए आगे। 5 लोग अभी भी मारे गए, हम लोग जब बात कर रहे हैं तब भी 5 लश्कर के आतंकी मारे गए। मैं वही कह रहा हूं आपसे, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आज आपको वो लोग कह रहे हैं यहाँ 35A को बचाने के लिए जो नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करते हैं। आज आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहता है, एक्स चीफ मिनिस्टर कहता है, कह रहा है अगर आप यहाँ 35A को छेड़छाड़ करते हो तो यहाँ शुरू होगी। आज आपको चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती कह रही है, जिनकी कोalition बीजेपी के साथ है, उन्होंने भी आपको परसों दिल्ली में कहा कि अगर आप 35A के साथ छेड़छाड़ करोगे, यहाँ कोई झंडे उठाने वाला कोई होगा नहीं। उन्होंने अपनी तरफ वो बात की है, अपनी तरफ से वो बात की है। मैं वही बात कह रहा हूँ, जहाँ 35A जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, चाहे वो 35A और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हो, हम सब यहाँ एक हैं, चाहे वो प्रो फ्रीडम लीडर हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या PDP से हो, हमारी तरफ से आपको क्लियर है। खुदा के लिए हमसे छीना है, पहले उसको लौटा दीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमें मिलनी चाहिए, जिनको आपने इरोड किया, इनकी आवाज बंद करिए, मौका दीजिए। ठीक है, बीडी मिश्रा साहब बोलिए, आप क्या बोलिए? आप बोलिए, नबी बहुत कह चुके, बोलिए बीडी। आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, नहीं, आग तो सेना लगाते हैं इनामुन नबी। जिस घर में आतंकी होते हैं उस घर में आग भी लगती है, वहां गोलियां भी चलती हैं। लेकिन आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें बिलीव अगर आप 35A के लिए करते हैं तो उन सभी चीजों के लिए करिए जो आपको ड्यूटीज दी गई है उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। नबी सुनो, बोलिए सर। नबी सुनो, ये जो तुम्हारा आराम से, मैं यही हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा, आराम से बोलिए आप सर। 125 करोड़ हिंदुस्तानी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, और अगर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये चैलेंज करती हैं तो क्या होगा? यह अन्याय जिन लोगों के लिए हो रहा है, ये कई पैनलिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है, और मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, पुंछ में देखा है, राजौरी में देखा है, और जम्मू में देखा है। मत हंसो, यह तुम्हारी डिराइजिव लाफ्टर, यह तुम्हारी डिराइजिव लाफ्टर, यह शेम है। इनामुन नबी, मत हंसो, मैंने अपनी आंख से देखा है। और सुनो, और क्यों आग लगाना चाहते हो आप? के बसाए गए हैं। इनामुन नबी, जब हम किसी डिबेट में बैठते हैं तो उस डिबेट का एक डेकोरम होता है। आप अपना वजन कम कर रहे हैं ऐसे इस तरह की हंसी हंस के इस डिबेट में। सीरियसनेस। नबी सुनो, यह जो 35A है, सुन रहा हूं, बोलो 370 है, यह आइन का हिस्सा है। सुनो, आइन का हिस्सा है, और यह जनता के भलाई के लिए है, और ये टेम्पररी क्लॉजेस हैं। अगर जनता आइन में कहां लिखा है कि आप पहले चलाकर अंधा करेंगे? को हटाना चाहिए।
आइन में कहाँ लिखा है आप फेक एनकाउंटर करेंगे? मुझे बताया नहीं, आइन में ये लिखा है कि आप लिंचिंग कर देंगे डीएसपी की। क्या बात कर रहा है? ये लिखा हुआ है कहीं? क्या कर रहा है? ये बात क्या कर रहा है? एक मिनट छोड़िए मेरे साथ सुशील पंडित है, सुशील पंडित है, उनसे बात करते हैं। सुशील पंडित, एक मिनट सर, एक मिनट। इनामुन नबी होल्ड ऑन। बीडी मिश्रा साहब, आप हमें ह्यूमन शील्ड बनाओगे? ओके, बीडी मिश्रा साहब, एक मिनट। हदीस का हिस्सा नहीं है, यह जनता के लिए है। ठीक है, ओके। 125 करोड़ जनता के लिए है। ओके, बीडी मिश्रा मेरे साथ सुशील पंडित इस वक्त जुड़ चुके हैं रूट सिंह कश्मीर से, और रूट सिंह कश्मीर से भी पूछते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं 35A के बारे में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कितने सालों से अपने घर से बाहर हैं। सर सुशील पंडित, मैं आ रहा हूं बीडी मिश्रा साहब आपके। सुशील पंडित, 35A को लेकर इनामुन नबी का भी वही रवैया है जो रवैया मुफ्ती महबूबा जी का है, महबूबा मुफ्ती का है, जो रवैया वहां फारूक अब्दुल्ला का है। तो मतलब जो कश्मीर के पॉलिटिकल फेटर्निटी है कश्मीर की, वो चाहे सत्ता में हो, सत्ता से बाहर हो, उनको 35A का नाम सुनते ही उनके ऐसे तिमिलाते हैं, ऐसा लगता है कि उनका कोई पॉलिटिकल करियर बिल्कुल 35A या 370 पे टिका है। नहीं, ये आप इनकी चोरी पकड़ रहे हैं। दिक्कत ये है, ये इसलिए आपको इस पर बहस भी नहीं करने देना चाहते, क्योंकि अगर आप इसके बारे में तफसील से जानेंगे तो आप सिर पकड़ लेंगे कि आपने क्या होने दिया है कश्मीर में पिछले 70 साल में। 35A कश्मीर के हुक्मरानों को यो कहता है कि आप चाहे जो मर्जी कानून बनाएं, भारतीय संविधान का कोई कानून उसको पर लागू नहीं होगा। आप किसी के कोई भी अधिकार का हनन करें, आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें, उसकी वायलेशन को भारतीय संविधान के किसी कानून के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी अदालत में, किसी कोर्ट में। इस तरह की इम्यूनिटी 35A कश्मीर में बनाए हुए अनर्गल कानूनों को देता है। कश्मीर में बनाए हुए कानून कैसे हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। 1975 में संविधान की जो मसवदा है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें एक संशोधन किया गया कि भारत न सिर्फ एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बल्कि ये सोशलिस्ट और सेक्युलर भी है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाले गए। उसमें जो हम स्वयं को कुछ आश्वासन देते हैं, उनमें एक आश्वासन ये भी है कि वी विल अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कश्मीर के हुक्मरानों ने उसमें क्या तरमीम की, क्या अमेंडमेंट किया कि ऐसा है, इसमें आप सेक्युलर शब्द कश्मीर पे लागू नहीं होगा, और उन्होंने एक्सेप्शन क्रिएट किया कि इंटेग्रिटी शब्द भी लागू नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि ये मेन स्ट्रीम पार्टीज ने भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि 35A उनको कश्मीर देता है जागीर की तरह चलाने के लिए, अपनी मतलब के कानून बनाने के लिए, और भारत में बने हुए किसी भी कानून को वहां लागू न करने के लिए, और वहां के नहीं। तो मुझे एक चीज और बताइए सुशील पंडित, तो फिर अगर ये माने कि अगर वहां की मौजूदा सरकार ये जवाब देती है कि आप 35A को छुएंगे तो वहां पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में तो फिर वहां पर 35 जो उनकी अलाई है, जो बीजेपी है, उनके पास क्या वहां पे आपको लगता है क्या विकल्प बचता है? क्या वो कुछ कर पाएंगे? क्योंकि वो यहां तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हम 35A को लेकर देखिए, हमने कहा डिबेट होनी चाहिए। जी, लेकिन गौरव साहब, आप ये जरा समझ लीजिए, ये चुनौती किसको दे रहे हैं? ये भाजपा को चुनौती, या संघ को चुनौती, या भारत सरकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं। ये धमकी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। तो अगर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर में आग लग जाएगी, और महबूबा कहती हैं कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, ये धमकी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को दे रहे हैं, जो इस कानून की पृष्ठभूमि में जाकर विचार कर रही है कि ये कितना न्याय सम्मत है और इसके अंतर्गत कितने अन्यायपूर्ण काम हुए हैं। तो इस तरह की धमकी अगर सुप्रीम कोर्ट को मिलती है, इनको तो अवमानना के आरोप में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। महमूद पराचा, कश्मीर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, महमूद पराचा, मानते हैं सुशील पंडित की बात? नहीं, आप एक बात और कहिए पंडित जी, आप एक बात और कहिए कि ये धमकी 125 करोड़ भारतीयों को भी है। बिल्कुल, आप ये कहने से बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो एक लीगल बॉडी है। जी हाँ, और ये लीगल बॉडी है, ये तो धमकी हमको और आपको दे रहे हैं। पंडित जी, तो अगर मेरा नहीं बनता है ना बन, अपना तो बन, ये आर्मी को दे रहे हैं, अपना तो बन। इनामुन नबी, आप अपना बन के दिखाइए पहले, वो तो अपने हैं।
पंडित जी, सुशील पंडित जी, आप अपने बन के दिखाइए। स्टेशन चल रही महमूद पराचा, महमूद पराचा, ये कानून महमूद पराचा, मैं महमूद पराचा के पास जाऊंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, महमूद पराचा, महमूद पराचा, महमूद पराचा, ऐसा क्यों ना माना जाए कि कश्मीरी पंडितों की भी तो आवाज कश्मीर के हवाले से सुननी चाहिए। और जब कश्मीरी पंडित ये कहते हैं, मुझे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जम्मू में लोग चाहते हैं कि 35A को रिव्यू करिए, बहुत हो गया 35। जब जम्मू के लोग चाहते हैं, लद्दाख के लोग चाहते हैं, कश्मीरी पंडित चाहते हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए? बहस भी ना हो और इस तरह से पॉलिटिकल फैटर्निटी उसको रूल आउट कर दे कि नहीं, अगर बहस करेंगे तो आग लग जाएगी। क्या उस पर सवाल नहीं उठता? आपको उन लोगों के स्टैंड पे नहीं दिखता कुछ दिक्कत? मैं इस बारे में सबसे पहले, उससे पहले कि मैं पंडित साहब का जवाब दूं, उससे पहले मैं मिश्रा साहब का जवाब देना चाहता हूं कि वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें कि ये 125 करोड़ भारतीय बोल रहे हैं, वो दरअसल अभी 132 करोड़ हैं और उसमें कश्मीर के जो 1 करोड़ लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो इस तरीके का इससे लड़ाई की बात ना करें। दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, चैलेंज कर रहे हैं आप और हम की बात ना करें। पहले जैसे ही हम बोलते हैं कश्मीर वो है, जो कश्मीर वो बोलते हैं, वो पहले ही अपने खिलाफ बात करते हैं, भारत के खिलाफ। दूसरी बात, जो पंडित जी ने जो फरमाया, सुशील पंडित जी ने, कि ये कानून 370 धारा जो है भारत कश्मीर पे लागू नहीं होती और देश का कोई कानून नहीं, वो ये कह रहे हैं महमूद पराचा, महमूद पराचा, आपने उनकी बात शुरू से नहीं सुनी। वो ये कह रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल जो फेटर्निटी है, चाहे वो एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, वो अपने फायदे के लिए 35A इस्तेमाल करती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि 35A हटे, वरना जिस दिन 35A हटेगी उनका फायदा खत्म। के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, देश के फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं। मैं सुशील पंडित जी का ध्यान, सर एक मिनट, बीडी मिश्रा साहब एक मिनट, आता हूं कीजिए, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आपका, मिश्रा साहब का और सुशील पंडित जी का करेक्शन, मेरे पॉइंट को प्रूव करता है। मेरी बात तो सुन लीजिए। ओके सर, ओके, पर मेरी बात लेट हिम कंप्लीट सर, लेट हिम कंप्लीट। क्यों लड़ रहे हैं? तुमको शर्म आनी चाहिए। मेरी बात तो सुनिए, सर, लेट हिम कंप्लीट। बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। शर्म आनी चाहिए। बीडी मिश्रा साहब, लेट हिम कंप्लीट। बीडी मिश्रा साहब, लेट हिम शर्म आनी चाहिए। बीडी मिश्रा साहब, धजिया लगाना चाहते हो? क्या मुझे कुरान किया है? शर्म आनी चाहिए कि मैं आपकी बात को शर्म आनी चाहिए। महमूद तुम ये चाहते हो, बोलने तो दीजिए। इस्लामिक स्टेट हो। सर, उनको बोलने तो दीजिए। इस्लामिक स्टेट वहां पर बीडी मिश्रा साहब, ओके, आई विल कम टू यू सर, आई विल कम टू यू। करो, आई विल कम टू यू। आप इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हो? सर, क्या बात कर रहे हो? सर, तो आप बनाने देंगे क्या? कि 125 करोड़ नहीं, 125 करोड़। सर, आपको लगता है कि अगर कश्मीर में कोई इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहा है तो सरकार या जनता बनाने देगी वहां की? लेट हिम कंप्लीट सर, उनका भी राइट है बोलने का। मैं आपके पास आऊंगा, आप अपना आप प्रपोज कीजिएगा उनकी बात को। महमूद पराचा, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। उनका राइट बोलने का है, लेकिन उनका राइट वो आपको एड्रेस करने का है। हाँ, ठीक है सर, प्लीज एड्रेस टू मी। महमूद पराचा। सुशील, मैं अब सुशील पंडित साहब का जवाब देना चाहता हूं कि वो कृपया उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं संविधान की धारा 371A जो कि नागालैंड के बारे में है, संविधान की धारा 371F जो कि सिक्किम के बारे में है, और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स के बारे में यही लिखा हुआ है जो कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उसके बारे में। ये जवाब ले लेते हैं, सुशील पंडित जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा बीजेपी कांग्रेस और ये सारे। सुशील पंडित जवाब दीजिए। डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट, डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट। सर, आ रहा हूं मैं, मिश्रा साहब आ रहा हूं। डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट। महमूद पराचा साहब, क्यों है? 371A। महमूद पराचा साहब, जवाब ले लेते हैं, वन बाय वन जवाब लेते हैं। मैंने 371 पढ़ी है, मैंने उसके ABCDEFG वर्जन्स पढ़े हैं। मैं जानता हूं नागालैंड, मिजोरम, इवन हिमाचल प्रदेश, मेघालय, इन विषयों में कुछ अपवाद बनाए गए हैं, लेकिन धारा 370 और 371 में बहुत फर्क है। धारा 370 पार्लियामेंट के राइट्स को सर्कमसाइज करती है। पार्लियामेंट कश्मीर के विषय में 4 विषयों को छोड़कर और कोई कानून नहीं बना सकती, जबकि 371 पार्लियामेंट के किसी राइट को सर्कमसाइज नहीं करती है, केवल कुछ सेफगार्ड्स देती है जिसमें वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं ताकि लोग ट्राइबल्स को इविक्ट करके सेटल ना हो पाएं।
अगर वहां स्कूल खोलना चाहें तो उनको डिस्क्रिशनरी ग्राउंड के ऊपर जमीन मिलती है। अब जैसे हिमाचल में गैर हिमाचली जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन आपको मालूम है प्रियंका वाड्रा वहां एक आलीशान बंगला बना रही हैं, उसके लिए अपवाद तैयार हैं। लेकिन 370 जो है वो भारत की संसद, जो कि हमारी हाईएस्ट सॉवरेन बॉडी है, सर्वोच्च सार्वभौम संस्था है, वो कोई कानून कश्मीर के विषय में बनाने में नपुंसक है। ठीक, वो उसको अधिकार नहीं है, और ये केवल कश्मीर के विषय में अपवाद है, और देश में और कोई चप्पे चप्पे पर संसद कानून बना सकती है, और कहीं ऐसा अपवाद नहीं है सिवाय जम्मू कश्मीर के। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पर दूसरे लोगों से भी रिएक्शन लूं। महमूद पराचा, I'll come to you। 371 मैं आ रहा हूँ। जलाली साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनसे एक रिएक्शन ले लूं। मैं आ रहा हूँ महमूद पराचा। देखिए, इसके दो पहलू है, एक तो आप लीगल पहलू है और एक पॉलिटिकल पहलू है। लीगल पहलू पे एक चीज मैं साफ कर दूं कि हमारा डिबेट 370 पे नहीं है, ना ही 371 पे, हमारा डिबेट 35A पे है। 35A की जहां दो चीजें करती है, वो स्टेट सब्जेक्ट एक्ट को प्रोटेक्ट करती है, और स्टेट सब्जेक्ट एक्ट में ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एक हिस्सा नहीं, है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 35A स्टेट को इतनी पावर देता है कि वो बिना रुके टुके कुछ भी कर सकते हैं। उसी पे मैं आ रहा हूं। उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट और ब्यूरोक्रेसी को बनाने की पावर्स, और जो ऑलरेडी हैं जम्मू कश्मीर में, जो पहले से हैं, जो मैंने कहा था वाल्मीकियों का और इन सब का, उनको स्टेट सब्जेक्ट एक्ट नहीं देने की भी पावर स्टेट को दे देता है। राहुल जलाली, तो ये गलत है। तो ये नो, आई एम कमिंग टू दैट। तो ये चीज जो है, इसको तो बिल्कुल एग्जामिन किया जाए कि यही चीज कि एक कश्मीरी लड़की अगर किसी बाहर वाले से शादी कर ले तो वो अपना स्टेट सब्जेक्ट लूज कर जाती है, तो लड़का नहीं करता। ये एक सवाल है, वाल्मीकियों का मैंने कह दिया। दूसरी चीज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी का सवाल इसमें से जुड़ा हुआ है, जो 47 में आए थे यहाँ पे, आज तक उन्हें कोई राइट नहीं दिया गया, और ये सारे मुद्दे आ जाते हैं 35A में। और मैं एक चीज और कहूं कि इसका जो पॉलिटिकल इशू है, देखिए 2014 में ये पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, ये क्या है कि 2.5 साल के बाद तमाम सियासती पार्टी कश्मीर की जागती है 35A के बारे में। अब क्यों? ये मुद्दे पे हमें बहस करनी चाहिए कि NIA जब हुर्रियत परेड कर रही है और वो जब अरेस्ट हो रहे हैं, तो फिर 35A का मुद्दा क्यों लाया गया? कि अगर 35A में ये इतने इंटरेस्टेड थे तो 2 साल तक ये क्यों सो रहे थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक क्या हुआ? 2014 से लेके अब तक मैं जवाब लेता हूं, क्या हुआ था? राजू जेटली जवाब देंगे इसका। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जिस एक नजरिया आपने अपना रखना होता है, एक वर्जन रखना होता है, एक जैसा भी पंडित जी ने बात बताई कि एक लॉ जो इम्यूनिटी देता है किसी बात को, मैं इसको कैमोफ्लेज लॉ कहूंगा, जिसके बारे में चर्चा भी नहीं हो सकती। और जब चर्चा की शुरुआत करी थी, वो मेरे भाई ने रोक दिया था मुझे, और ये बात भी डिस्कस हो रही थी कि एक लॉ बनाया जाता है जिसके बारे में ये देश भी नहीं जानता, जिसके बारे में कोई दस्तावेज भी आपके सामने नहीं है, और उसको इम्यूनिटी दी जाती है। अगर हम ये कहते हैं उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। हो सकता है कांग्रेस को आपत्ति होगी, कांग्रेस की मीडिया प्रभारी ने भी बोला कि हमें आपत्ति है, इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कुछ राजनीतिक पार्टियों, अभी आपने बाइट दिखाई थी, हो सकता है कुछ और राजनीतिक पार्टियों को भी इसके ऊपर आपत्ति। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, पहली बार एक वर्जन जो अटॉर्नी जनरल ने दिया और सुप्रीम कोर्ट में दिया कि 3 जजेस की बेंच इसके ऊपर डिस्कशन करे, और डिबेट होनी चाहिए। डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए? डिबेट होनी चाहिए। और हम ये कहते हैं कि जो 70 सालों से कानून अगर किसी जगह पे कोई पावर, एक्स्ट्रा पावर दे रहा है, गुड और बैड दोनों की बातों के लिए, तो वो पावर के ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए। तो आज हम कोई इसकी कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, इट इज अ टोटली लीगल मैटर। लीगल मैटर में हम कहते हैं कि अगर कानून, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चीज निर्धारित कर रहा है तो वो देश के सामने आनी चाहिए। क्यों बनाई गई थी वो भी देश के सामने आनी चाहिए, क्यों हटाई जाए वो भी देश के सामने आनी चाहिए, और क्या नुकसान और क्या फायदे उसके हो रहे हैं वो भी एक डिबेट होनी चाहिए। और डिबेट नहीं होगी तो आप कभी भी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। 70 सालों तक आपने राज करा, आप प्रधानमंत्री बने, देश को तोड़कर बने, कानून देकर बने, कानून लेकर बने, ये सभी परंपराएं आप खत्म हो। मैं जवाब लेता हूं। रणदीप सुरजेवाला ने एक बात तो कही थी आलोक जी कि हम कई बार इस पर बोल चुके हैं और हम नहीं चाहते कि हम इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर और कुछ बोलें, ये तो उन्होंने कहा था भाई। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई एनजीओ गई है उसके बारे में आप बार बार यहाँ पर बयानवीर बनेंगे, आपका स्टैंड, गवर्नमेंट का स्टैंड वहां पर कोर्ट में अलग है। राहुल जलाली साहब का बहुत सीधा सवाल था
उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर है तो क्या उस पर आप बोलते भी नहीं? सर एक मिनट सुन लीजिए ना। नहीं, हमें राहुल जलाली साहब का सर एक स्टैंड बताइए ना। अभी थोड़ी देर पहले आप उनकी बाइट दिखा रहे हैं, दो वर्जन रखे जा रहे हैं, अलग अलग वर्जन आप भी बोल लीजिए सर। अरे कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा बोल रही है। नहीं साहब, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं हम चाहते ही नहीं। अरे नहीं साहब, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक देशद्रोही पार्टी। आप देशद्रोही नहीं, ये आप कई बार बोल चुके हैं आलोक जी। देशद्रोही सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे। राजू जेटली एक मिनट सर, आपको सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे कि आप देशभक्त या देशद्रोही। सर्टिफिकेट बांटने जनता बांट देगी आपको। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, एक मिनट आपने अपना पक्ष रखा। राजीव जी, मैं आलोक जी ये पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अगर जो भी मैटर है आप किसी पर नहीं बोलते, बहुत सारे मैटर होते हैं सब जुडिस जिसके बारे में आप बोलते हैं, तो इस मुद्दे पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? और सिर्फ ये नहीं, बीजेपी बेहतर बताएगी साहब इस बारे में। बीजेपी बेहतर बताएगी। नहीं, बीजेपी तो बता रही सर, आप बताइए ना। बीजेपी मतलब आपके पास नहीं, उत्तर सुनेंगे आप? बीजेपी के प्रवक्ता के अंदर हिम्मत है, सुनेंगे? अरे सुन रहे हैं सर, आप ही का वर्जन ले रहे हैं। आपने लीडर जो बोल रहे हैं वही बात आगे एस्केलेट कर रहे हैं। बताइए उसका जवाब दीजिए। एक मिनट, हाँ बताइए। के वेणुगोपाल साहब ने 16 जुलाई को जो एफिडेविट दिया है बीजेपी की सरकार, उसको पढ़ ले जाना। बीजेपी के प्रवक्ता भी पढ़ लें। उसमें स्पष्ट कहा है गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और अगर बीजेपी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो आपके अंदर शर्म, लीडर बोल रहे हैं, आप डिबेट से भाग रहे हैं, आप डिबेट से कह रहे हैं, आप तो लीगल डिबेट भी नहीं चाहते। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके लीडर बोल रहे हैं। राजू जेटली, you had you had राजू जेटली, आप बहस की बात कर रहे हैं ना, तो बहस में सबको बोलने देते हैं। जिन लोगों के दोहरे चेहरे होते हैं वो लोग दूसरों को नहीं बोलने देते हैं। सुन लीजिए, राजू जेटली ऐसे बहस करेंगे, 35 भी ऐसी बहस करेंगे। उसी एनजीओ की 29 अगस्त की फिर डेट है। हाँ, फिर जवाब दे दीजिएगा। फिर एक सवाल खड़ा करता हूं। मैंने आपसे कांग्रेस पार्टी की राय पूछी थी। गौरव जी एक मिनट, राहुल जलाली साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था। 2014 में जब दोनों पार्टियों को नोटिस गया सुप्रीम कोर्ट से, जम्मू कश्मीर की सरकार ने 1.5 महीने के अंदर अपना रिप्लाई दे दिया। बीजेपी की सरकार ने 3.5 साल तक उसका रिप्लाई नहीं दिया। इसका कोई उत्तर नहीं है बीजेपी का। ठीक, एक मिनट राजू जेटली, आप बार बार बीच में रुकिए ना सर। मैं आ रहा हूं ना सर, प्लीज। 70 साल में 35A में कोई मैटर एक्सेप्ट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। 3 बार रिट लगी, सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं हुआ। और दत्तू साहब की जो बेंच थी उसने भी नहीं किया। अब पहली बार आके 2014 में हुआ, लेकिन डेट नहीं लगी। सर कांग्रेस पार्टी का वर्जन अभी तक नहीं पता चला हमें इन सारी बातों में। पार्टी का सीधा वर्जन ये है, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई डिस्कशन चल रहा है तो उस पर डिस्कशन मैं वही पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में सारे मैटर चलते हैं तो उन किसी मैटर पर कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती। कोई भी मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में, समझता हूं कि ये सेंसिटिव विषय है। अगर आप यहां पर आज जिस तरह के बयान, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है ना, क्या बीजेपी की सरकार ने क्या कहा है? हमें कुछ नहीं कहना, उसके ऊपर इनके लीडर कह रहे हैं हम चर्चा नहीं करना जो हम कह रहे हैं वही बीजेपी ने कहा है। आपने क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? 16 जुलाई को बीजेपी ने के वेणुगोपाल साहब ने कहा है क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद। कांग्रेस भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर है, कांग्रेस पार्टी या एनसीपी या कोई डिसाइड नहीं कर सकता। हम ऐसा क्यों ना माने कि कांग्रेस पार्टी इसके पीछे छपना चाह रही है? हम ऐसा क्यों ना माने कि कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ क्लियर लाइन नहीं ले रही? क्योंकि अगर इस पार्टी, क्योंकि इस पर अगर नहीं, क्योंकि इस पर अगर आपकी, क्योंकि इस पर आप सर, इस पर आपकी अलाई, अगर राजनीति कीजिए 3.5 साल में, सर इस पर अगर आपकी अलाई एक क्लियर आपकी अलाई पार्टी क्लियर लाइन ले सकती है। फारूक अब्दुल्ला ये कह सकते हैं कश्मीर में आग लग जाएगी। आप उसका चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी नहीं है, आप उसके साथ चुनाव लड़ चुके हैं और अभी भी आप चुनाव लड़ और इनकी अलाई पार्टी भी ले रही है। तो बीजेपी के मंत्री रहे, बहुत क्लियर पीडीपी बीजेपी की अलाई पार्टी है। मैंने उनसे पूछा और वो कह रहे हैं कि बहस होनी चाहिए। हमारी अलाई पार्टी बहस से क्यों भाग रहे हैं? अरे कौन भाग रहा है बहस से भाई? आज से बीजेपी भाग रही है बहस से। आपने ये बात रखी, बीजेपी भाग रही है। बीजेपी ने अपना स्टैंड रखी, सेंटर की दो आपने पहले अपना चिल्लाते रहिए। जेटली भाई, राजू जी वन बाय वन। धारा 370 पे मोदी साहब ने 3.5 साल में कितने बयान? ओके आपका कौन कहता है धारा 300 से भाग रहे हैं? अरे साहब 6 अक्टूबर 2016 का मुझे लगता है यहां से आगे निकलना पड़ेगा। सुशील पंडित, बीजेपी तो कह रही है कि हम पीडीपी से अलग राय रखते हैं और कांग्रेस पार्टी की राय मुझे तो समझ में नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको समझ में आई हो तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या राय रखना चाहती है। हालांकि कश्मीरी पार्टियों की राय एकदम समझ में आ रही है, चाहे वो इनामुन नबी हो, हालांकि वो पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ नहीं बैठे हैं आज,
और चाहे वो दूसरी पार्टियां जो सत्ता में रही हो, अच्छा सत्ता में ना रही हो, उनकी राय तो एकदम साफ समझ में आती है और आपके हिसाब से, क्योंकि उनकी बहुत सारे वोट पॉलिटिक्स उससे जुड़ी हुई है, इसलिए उनकी राय है। लेकिन यहां इन पार्टियों को क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि बीजेपी पे भी सवाल उठते हैं, क्योंकि सेंट्रल में है तो वो कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन वहां सरकार में है तो जम्मू में बीजेपी वाले कह रहे हैं, एक जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता, कि नहीं ये हटाना चाहिए, ये कोई पवित्र गाय नहीं है। गौरव जी, मैं एक मोटी बात पहले कह दूं, राष्ट्र हित के किसी भी मुद्दे पर पूरी राजनीतिक व्यवस्था को एक जगह खड़ा करके उनसे एक स्वर में बात कराना मेंढकों की पंसेरी तोलने जैसा है। ये कभी नहीं हो पाता। सिर्फ जब इनकी अपनी तनख्वाह और भत्ते के मुद्दे आते हैं तब सारे सांसद सब पार्टियां शार्टियां छोड़कर एक हो जाते हैं। ये रही मोटी बात। अब आता हूं जरा महीन बात पे। भाजपा कश्मीर की सरकार में, गठबंधन की सरकार में एक पार्टी है और कश्मीर की सरकार का मत सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उस भाजपा की केंद्र सरकार के मत से भिन्न है। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ने एक जैसा एफिडेविट नहीं दिया है। राज्य की सरकार का एफिडेविट एफएस नारिमन ने बनाया है, जिसमें भाजपा ने शायद कुछ इधर उधर सजेशंस करके कुछ बदलाव किया हो, चाहे वो कश्मीर के भारत में विलय को लेकर के हो और वहां पर कुछ राजनीतिक टिप्पणियों को उन्होंने उससे अलग रखा हो। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया है, अपना मत व्यक्त नहीं किया है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय सुने ध्यान से, बिल्कुल यही बात बोल रहा हूं। और इस विषय पर 70 साल बाद जब कश्मीर इसकी कीमत चुका रहा है, हम तटस्थ होकर नहीं रह सकते। जो सुना है ना वो कविता में, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इस युद्ध में, इस संक्रमण काल में यदि आप सत्य के साथ नहीं हैं तो आप अधर्म के साथ हैं, आप पाप के साथ हैं। और ये हर राजनीतिक शक्ति को, हर नेतृत्व को, हर पार्टी को समझना पड़ेगा, क्योंकि देश कश्मीर में अपने जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहा है। ये तो आपको लगता है जिस आप एक तरफ एक पक्ष लेने की आप बात कर रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हाँ भाई 35 से हटा दीजिए, हटाना चाहिए, तो क्या दूसरी पार्टियां उसके साथ आएंगी? देखिए, ये राजनीतिक फुटबॉल का विषय नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन एक ऐसा विषय है जो तय करेगा कि क्या ये न्याय सम्मत भी है, क्या ये नेचुरल जस्टिस को सपोर्ट करता है, क्या ये जूरिस्प्रूडेंस के प्राइमरी प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है, जिसमें आप 2 दर्जे के नागरिक बनाते हैं, एक भारत के नागरिक, शेष भारत के नागरिक और एक कश्मीर के नागरिक। उनके पास कुछ ऐसे अधिकार हैं या कुछ ऐसे अधिकारों से वंचित हैं जो दूसरे नागरिकों के पास नहीं है। आप सोचिए, भारत के संविधान में कुछ मौलिक अधिकार हैं, कश्मीर के संविधान में एक भी मौलिक अधिकार नहीं है। और धारा 35 कहती है कि आप मौलिक अधिकारों के आधार पर किसी कानून को चुनौती भी नहीं दे सकते। आप इन्वोक नहीं कर सकते राइट टू इक्वालिटी इन ऑर्डर टू चैलेंज एनी लॉ और इन ऑर्डर टू चैलेंज एनी स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी दैट वायलेट्स योर राइट्स। तो ये एक घोर विडंबना है, ये एक पाप है जो नजर बचाकर चोर दरवाजे से संसद को बिना बताए संविधान में डाला गया 1954 में। और आज अगर उसकी पुनः विवेचना हो रही है तो कम से कम सब राजनीतिक दलों को एक होकर अपनी राय भी इसमें बनानी पड़ेगी और अपना पक्ष रखना पड़ेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट को समझ आए कि पूरी व्यवस्था में जितने भी लोग हैं वो किस पक्ष के हैं, किस मत के हैं। इससे बचना पाप होगा। इसमें हरेक को एक पक्ष लेना पड़ेगा। मैं एक और सवाल, दूसरा सवाल लेके जाऊंगा यहाँ पर। ये एक और सवाल बीडी मिश्रा, मैं आपसे पूछूंगा सवाल। बीडी मिश्रा, अभी जो सरकार आई थी इसकी तरफ से कहा गया था कि सैनिक कॉलोनी बनाएंगे, वहां पर ले जाके कुछ जो हमारे जो सैन्य रिटायर्ड सैनिक है उनको वहां पर हम बसाएंगे। जब 35A से आप डील नहीं कर पा रहे तो आप कैसे वो कॉलोनी बनाएंगे और कैसे लोगों को बसाएंगे? ये सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों को बसाएंगे। ये कार्ट बिफोर द हॉर्स नहीं है, इसको आप
अब आप इसमें भी कम्युनल रंग ना भरे जनाब। हम सब एक है इस मुद्दे पर, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, बौद्ध हो, लद्दाख। हम सब मतलब आप क्या कहते हैं? हम सब उसके पीछे हम में कौन कौन शामिल होता है? सेपरेटली शामिल होता है सब में? उस हम में कौन शामिल होता है? एक मिनट, नहीं नबी बोल रहे हैं, छोड़िए आप जो मैंने सवाल पूछा वो बताइए। ये देशद्रोही नबी बोल रहा है, ये गद्दार नबी बोल रहा है, देशद्रोही नबी बोल रहा है। सर सैनिक कॉलोनी कैसे होगी अगर 35 से हम डील नहीं कर पाएंगे? नबी तुम एक हो, नबी तुम एक हो, कर पाए वो? तुम एक किससे हो? तुम आईएसआई से एक हो नबी, तुम आईएसआई से एक हो, तुम पाकिस्तान से एक हो, तुम आतंकवादियों से एक हो। इसका जवाब सुनो। मैं सच बोलता हूँ। पहली बात तो ये है मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ आपको, सच क्योंकि मैं सच बोलता हूँ आपको। मैं ठीक है नबी साहब सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सर्टिफिकेट आप खुद को दीजिए, लेकिन मेरी बहस प्लीज मत आप वो करिए। एक मिनट नबी साहब आ रहा हूँ आपके पास। सर आप मुद्दे पर आइए। बीडी मिश्रा साहब वक्त कम है, मुद्दे पर आते हैं। बीडी मिश्रा साहब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो सैनिक कॉलोनी कैसे बनेगी अगर 35 से बताना चाहता हूं। हाँ बताइए। अगर सुनिए, करेक्ट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं पहले यह बताना चाहता हूं कि सैनिक कॉलोनी तो 35A के बाद आएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो यह सवाल उठ रहा है इसको ब्लॉक करने के लिए जो न्यायालय के सामने एक मुद्दा है कि यह 2.5 साल के बाद क्यों, और जब NIA रेड कर रही है तब क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं कि यह प्रॉब्लम क्यों उठाया जा रहा है। 70 साल तक जो चीजें नहीं हुई हैं उसको करने में आज क्या नुकसान है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सैनिक कॉलोनी क्यों न बसे, सैनिक कश्मीर क्यों न बसे, ये सवाल नहीं है सर। सवाल ये है कि अगर आप कोई वादा करते हैं तो आपको उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि रास्ता बन रहा है, होना चाहिए। और राज्य की दोनों सरकारों ने मना कर दिया सैनिक हटाना चाहिए 35 को, 35A को हटाना चाहिए, 35A को हटाना चाहिए। महमूद पराजा जल्दी, मेरे पास टाइम कम है, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूं कि जो बीडी मिश्रा साहब कह रहे हैं कि आप और हम कहते हैं, जैसे कश्मीर को लोगों को जो भी आप और हम करके बांटते हैं वो ISI का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। तो बीडी मिश्रा साहब या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं या बेध्यानी में कर रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि ऐसी बात ना कहें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 371 जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, यही मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि यही ISI चाहती है, यही ISI चाहती है, तुम भारत यही ISI चाहती है, क्योंकि तुम वहाँ के यही मैं कह रहा हूँ। तो इस चीज के ISI आपको बहुत पैसे दे सकती है, करते हो इस चीज के बोलने के लिए, इस चीज को ISI यही चाहती है। और जो देश में बहुत सारी ब्राह्मण हम क्यों एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, समय बहुत कम है, और अच्छी बातें करने और बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ISI के पेरोल पे मिश्रा साहब, अभिनव भारत, एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, दोनों अच्छी चीजें बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को, दोनों अच्छी चीजें बता सकते हैं। मैं मिश्रा साहब आता हूँ आपके पास, आपकी बात कंप्लीट हुई। महमूद पराचा 30 सेकंड अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं दूसरे लोगों के पास जाऊँ। छोड़िए ISI किसको अपने जब बनाना चाहते हैं, किसको नहीं, हम बाद में बात करेंगे। महमूद पराचा आप क्या कह रहे थे, जल्दी बताइए, आपकी बात पूरी हुई? ओके सर, बीडी मिश्रा साहब, मुझे क्या हो, बीडी मिश्रा साहब, ओके 370 में कोई फर्क नहीं है। 371A और नहीं, अभी 370 371 की बात नहीं हो रही सर, ये दूर की तरफ चले गए। अभी 35A पे आइए। हाँ, 35A 370 का एक हिस्सा है। 35A 370 से ही निकलता है, 370 अलग है, समझना पड़ेगा। और 370 371 और अलग नहीं है। ये कानून की नासमझी है इनकी। और 14 जो सेक्शन 14 आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, और 370 और 371 जो है वो देश को एक रखता है, देश को तोड़ता नहीं है। ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही। ठीक है सर, मैं जलाली साहब आपसे लूंगा एक फाइनल कमेंट, और मैं फाइनल कमेंट ये लूंगा कि हमारे व्यूअर ये पूछ रहे हैं कि 35A को लेकर आज ही बहस क्यों छुड़ी है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट ना भाई, आई कम टू यू, और अगर समय हुआ तो, नहीं तो फिर मैं अगली डिबेट में आपको मौका दूंगा। लेकिन जलाली साहब, मेरे व्यूअर पूछ रहे हैं कि आज ही ये 35A को लेकर इतनी बहस क्यों छिड़ हुई? 370 तो वो सुन रहे थे, लेकिन 35 से नहीं सुन रहे थे। और दूसरी बात तो ये कह रहे हैं कि 35A रिव्यू हो जाएगी तो कश्मीरियों पर कौन सी दिक्कत आ जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सवाल बिल्कुल जायज है कि आज क्यों ये डिबेट, जब कश्मीर में हालत इतनी बिगड़ी हुई है, और जब NIA ने
बैकफुट पे ले आए हैं वो हुर्रियत को, तो फिर ये 35A का डिबेट क्यों शुरू हुआ और एक एजिटेशन बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? डिबेट एक अलग बात है, एजिटेशन एक अलग बात है। मतलब उससे आपको लगता है वो इंक्वायरी हैम्पर हो सकती है? बिल्कुल, अगर कश्मीर में हालत खराब हो। दूसरी बात जो छोटी सी बात कहना मैं खत्म कर लूं फिर आप। दूसरी बात जो ये है कि मैं तो चाहता हूं कि डिबेट हो इस पे, और ये डिबेट सिर्फ लीगल लोगों में नहीं हो, इसमें पॉलिटिशियन जो है वो भी हिस्सा ले और अपना पक्ष, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजन। ठीक है मैं 10 सेकंड दे दूं यहाँ पर। आलोक शर्मा को नहीं कहेंगे, नहीं मिला, मुझे बोला जा रहा है वाइंड अप करने को। आलोक शर्मा 10 सेकंड। केवल इसमें कहना चाहूंगा कि इसका एनआईए की रेड से कोई लेना देना नहीं है। 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में 2 साल के बाद डेट लगी है। ठीक है, और जिस दिन 16 जुलाई को लगी, 18 तारीख को महबूबा मुफ्ती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये डेट की वजह से सारा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक दूसरा भी सवाल था कि अगर 35 से रिव्यू हो जाएगी तो कश्मीरियों को, खासकर कश्मीरी नेताओं को इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों आ रही है? एक बार बहस तो करिए, आप प्रूव करिए कि ये गलत है, और प्रूव करने की तो चीज हो जाएगी। केवल कश्मीरी को आप क्या बोलते रहते हैं यार, हमेशा बकवास करते रहते हैं। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहते हैं। ओके सर, थैंक यू ऑल, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एक देश में 2 कानून क्यों? अगर एक देश में हमें सारे राइट्स मिले हुए हैं तो जम्मू कश्मीर में जाके वो राइट्स खत्म क्यों जाते हैं? और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आज अगर इस पे बात करने की बहस नहीं हो सकती क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? बहस तो करिए और अपना वजन रखिए और प्रूव करिए कि आप सही बोल रहे हैं और सामने वाला गलत बोल रहा है। फिलहाल बिग स्टोरी बिग बीट में आज नहीं। नमस्कार।